वेलकम बेटा। दूध पी लिया? भी खुद नहीं कर पाए। केस में बीत गई बेटा है। चलो किसी का तो मुकेश आया। तो होमवर्क दिया था? क्या पढ़ा था लास्ट? ये तो बता दो बस। टू लाइन्स पढ़ लिया था? टू लाइन्स पढ़ लिया था? मुझे जलेबी दबा रखी क्या? बोलो ऐसे बोलो, सुनाई पड़े। ठीक है, एंगल टू लाइन्स पढ़ लिया था, लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ पढ़ लिया था, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पढ़ लिया था, डिटरमिनेंट फॉर्म लाइन का पढ़ लिया था, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ लिया था। सब वो बाकी है। होमवर्क भी दिया था क्या? ये कैसे हो गया? किसे? साइड 1 में 12 से काट दिया था, 12 से 22। ओके, 12 हो गया? 12 एनीबडी? ओके, 13 The equation of a straight line which passes upon this thing such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio of 5:3 knocking from the x-axis। तो बेटा बहुत सिंपल है। तो क्या कह रहा है वो आपसे? 13th में एक पॉइंट है, क्या नाम है? -3,5 और such that the portion of it between the axes is divided by the point in the ratio 5:3 knocking from the x-axis। तो एक लाइन है ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट जो P पॉइंट था इस पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3 की रेशियो में। रीनॉकिंग फ्रॉम द एक्स मतलब एक्स एक्सिस की तरफ से 5 और ये बात। तो ये पॉइंट पता है अपने को -3,5। इस पॉइंट को निकाल लो सेक्शन फॉर्मूला लगा करके, टाइम की इक्वेशन लिख दो, स्लोप पता है, पॉइंट पता है। 14 हो गया? ओके, 15 जिस बच्चे की गोला लगा हुआ है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास है, ये तो क्लास में करा दो। छोड़ दो उसको, अभी उसको फील लेना है बेटा, कोई जरूरत नहीं, रहने दे। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को, वो तो ज्योमेट्रिकली मैंने इंटरप्रेट कर रहा था, अदरवाइज आपको सोचना ही उतना। आप तो सिंपल से डायरेक्टली वर्कआउट करो ना। उसने पॉइंट दे रखा था, एरिया दे रखा था, आप लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस जो भी पॉइंट दे रखा है, बस ठीक है। एक ही ज्योमेट्रिकली मत सोचो भी ज्यादा, क्योंकि उसकी फील नहीं आएगी तो मत लो। क्योंकि मैंने बताया ना, वो मैनिपुलेट करते वक्त एक्चुअली में हुआ क्या है कि हमने आंसर एनालिटिकली निकाल के फिर हमने ज्योमेट्रिकली सोचा है, तो हमने उसको एनालाइज किया है क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये सोच रहे हम। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको तो आंसर निकालना था, एक मेथड से आ जाएगा। 15 के बाद 16, ये तो बहुत सिंपल है। ये भी गोले लगा रखा बच्चों आपने? अच्छा, पहले गोले लगाए थे बाद में करे थे। ओके, 17 18 17 17 17 17 17 The equational line passes the point Chunnu and parallel to Munnu। अबे बावड़ा, एक लाइन की पहले लाइन की इक्वेशन लिखो और लैम्डा निकालने के लिए पॉइंट सेटिस्फाई कर दो।
क्या कर रहे हो बेटा? नहीं बेटा गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा है, वैसे कैसे काम चलेगा बेटा? है 18 क्वेश्चन, हाँ 18 क्या 18 में क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई? उर्दू में लिखा है क्या? स्ट्रेट लाइन, एक रेखा थ्रू द पॉइंट ए। अब इसकी हिंदी नहीं आती मुझे। ए पॉइंट से जाएगी, हाँ वही क्वेश्चन हो गया बेटा। 3,4 से एक लाइन पास करिए और जो उसका इंटरसेप्ट है एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ए, मतलब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस पोर्शन। ये है 3,4, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6,0, इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0,8। लाइन की इक्वेशन इज x upon 6 plus y upon 8 is equals to 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 18 19 अभी चेक करूंगा। 20 21 The equation of the two equal sides of an isosceles triangle is Chinnu and Munnu, and its third side is passes through the point Kullu Kullu, then the equation of the third side। ठीक है, क्या बोला है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो बेटा, वो गेट बंद करते हैं, अच्छा लगेगा तुझे। हाँ टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो इस मैंने मैं आपको अभी क्वेश्चन के पहले कांसेप्ट बताऊंगा, फिर कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। L1 और L2 दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इक्वल साइड की, ठीक है। और जो थर्ड साइड है वो पास कहां से कर रही है बच्चे? 1,-10 पे। तो 1,-10 पे थर्ड साइड पास कर रही है। तो आपको क्या निकालना है? थर्ड साइड। क्या पता है? क्या और दे दूं? तो मैंने मान लिया इस साइन का स्लोप m था। ओके, थोड़ा सा कंसेप्ट भी दिखाऊंगा, उसको सीखना है इस क्वेश्चन में। अच्छा मतलब अब क्योंकि तुम लोगों ने छेड़ा तो मुझे भी याद आ गया, तो मैं भी बता देता हूँ। ध्यान देना, दिमाग में कुछ कीड़ा कूटा। सुनना ध्यान से। देखो मैंने जो ये एंगल लिखे दोनों सेम लिखे। एक चीज और नोटिस करो, मैंने दोनों की डायरेक्शन सेम दी है। ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो कहाँ दिया भाई? सही है, ऐसे घूमती ना। हाँ गधे, ये भी एंटी ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लियर? मैं दोनों साइड से tan थीटा इक्वेट कर, ये मुझे पता है ना। स्लोप ऑफ L1 कितना देखो, बताते जो देख के बता दो। 7। स्लोप ऑफ L1 कितना है? 7। और जरा स्लोप ऑफ L2 पता है? -1। करेक्ट है। जो मैं करने जा रहा हूँ, सीखना भी इसको, क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। मैं दोनों साइड से tan थीटा लिखना चाहता हूँ। tan थीटा होता है एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस एज वेल एज एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस। अब जब हम एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो याद हम लोग मॉड यूज करते हैं ना, तो मॉड यहाँ भी लगाएंगे और मॉड यहाँ भी लगाएंगे। तो मॉड को खोलेंगे तो 4 केस बनेंगे, ये दोनों पॉजिटिव खुले, पॉजिटिव में फलाना दिमागा रहता। इससे बचना, इसको बोलते हैं बचना विद मॉडुलस। ठीक है, एक पिक्चर आई थी बचना है सीनो, देखिए। रणबीर कपूर की पिक्चर थी, क्या बात कर रहे हो यार? 4 हीरोइन थी उसमें, क्या बात कर रहे हो यार? भाषा पशु भी थी उसमें, पशु नहीं मतलब पशु नहीं याद है। चलो कोई बात नहीं याद, अच्छी बात है, नहीं याद मुझे। फोकस करो इस पे, विभाषा बसु पे नहीं, वो तो गई। tan थीटा देखो फॉर्मूला लिख रहे हैं, जैसे एरो लगाएंगे ना वैसे फॉर्मूला लिखना। तो यहां से यहां जाना है तो हम स्लोप ऑफ L1 लिखेंगे, फॉर्मूला -m डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्लोप ऑफ L1 इंटू m। आया ये कि नहीं है पहले बता दो। कैसे लिखा समझ आ गया? इससे इसके पास गए तो इससे इसके पास गए, इससे है, अब इससे इसके पास जाएंगे। हाँ तो क्या लिखूंगा? m माइनस स्लोप ऑफ L2 अपॉन 1 प्लस m इंटू स्लोप ऑफ L2। तो देखो हम m एक तो मॉड से बच गए और हमारा m सीधे निकल के आ गया, जो भी आना है। m आ चुका है, अरे सॉल्व कर लेंगे ना सबकी वजह रख के। m आ गया, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो। तो थर्ड साइन की इक्वेशन आ गई y माइनस -10 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1। ऐसा क्यों किया ये पूछोगे? इन दी
केस ना बनाना पड़े हमें, हमने सेम डायरेक्शन में कंसीडर करके केस बनाने से बचे। अगर मान लो कोई क्लॉकवाइज यहाँ पे लेता, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज ले लेता, तो उसको निगेटिव में खोलता। फिर सेम डायरेक्शन, कॉमन सेंस है, हम बोलते हैं दोनों बॉन्ड पॉजिटिव कब खुलेगी, जब दोनों सेम हो। भाई अगर ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव खोल दो, ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव खोल दो, एक पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव खोलो, एक नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव खोलो। जो लॉजिक मॉडुलस में लगाते हैं हमने यहाँ पे लगाया ओपनिंग ऑफ मॉडुलस में। नोट करो, काम का क्वेश्चन है, बढ़िया कर सकते हैं। इसका ध्यान रखना, स्टार लगा लो क्वेश्चन में, अपना आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में सर ने क्या सिखाया था, बचना विद मॉडुलस, बचना विद मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। कैसे किया, नहीं हुआ। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं एंगल निकाल के और एक होते हैं पॉइंट्स निकाल करके। देखो बेटा L1, L2 और L3 पता है हमें लाइन की इक्वेशन, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके A निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व करके B निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व करके C निकाल लें। अब अगर किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो ट्राइंगल का नेचर निकाल सकते हैं लेंथ कैलकुलेट करके, एक तरीका, ठीक है, तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका है हम इनके बीच का एंगल निकाल दें, इनके बीच का एंगल निकाल दें और इनके बीच का एंगल निकाल दें। अगर ये एंगल सेम आ रहे हैं तो भी हम बोल सकते हैं ट्राइंगल इक्विलैटरल होंगे। दो एंगल सेम आ गए, आइसोसेलेस होंगे। एक 90 डिग्री आ गया, राइट एंगल हो गया। एंगल से भी चेक कर सकते हैं, पॉइंट से भी चेक कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन करना जरूर, मेंस के लिए टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जब साइड्स की इक्वेशंस पता है और हमसे कुछ भी कैलकुलेशन वो करवा रहा है। आगे बढ़े बच्चा पार्टी, और क्या कहूंगा, सॉरी सूत्र से मना कर दी थी मैंने, वो तो मैंने कहा था कि आज पढ़ाने की बात नहीं होता ना, अभी नहीं, आज की क्लास के बाद। पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। मीनिंग ऑफ पैरामीटर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल। जैसे जैसे वो चेंज होते हैं वैसे वैसे चीजें बदलती रहेंगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म जो होता है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्रू आउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि हम एक वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में चीजों को आसान कर सकते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जैसे मान लो बहुत पहले सिंपल सी बात करते हैं फिर उस पर चलते हैं। मान लो जैसे अपने पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल्स टू 3x + 4, एज्यूम कर रहा हूं मैं। हम मुझसे कोई बोले कि इस लाइन पे एक पॉइंट लो, तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं x1, y1 इस पे पॉइंट था, एज्यूम करा। कई बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पॉइंट एज्यूम करना, तुमने लिखा x1, 3x1 + 4। तो y1 पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम दो वेरिएबल मानने की जगह पे देखो एक ही वेरिएबल से काम चला लिया, नहीं आया, करेक्ट है। इससे एडवांटेज क्या हुआ, हमारा वेरिएबल कम हो गया। तो यहां से भी कम हो सकता है सर, हम y1 को तो उठा के रख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग सर्किल की बात करते हैं, सर्किल में जैसे हम लोग को लिखना है x² + y² = 4 सर्किल था, पहले समझते हैं फिर उस पर चलते हैं। कंसेप्ट समझो, पैरामीट्रिक का कंसेप्ट क्या होता है। अब कोई किससे पूछूंगा मैं, बेटा इस पे पॉइंट बताओ, तो बोलेगा सर x1, y1। x1, y1 पॉइंट मिलो सर, तो सेटिस्फाई करा देना, तो एक रिलेशन आ गया, x1² + y1² = 4। एक बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पे 2 cos θ, 2 sin θ रख दूं। 2 cos θ, 2 sin θ, क्या वजह है, इसको रखो यहाँ पे, चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्यों आता है थीटा, वो भी बताऊंगा मैं कि why we are considering the theta over here। सर आपने यहाँ पे t क्यों नहीं सोचा, करेक्ट है। कोई बच्चा, कोई बोले नहीं सर मेरे को तो एक ही से मोहब्बत है तो मैं एक ही लूंगा, t, √4 - t²। ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो कर रहा है। यहाँ कितने वेरिएबल है, एक, t है खाली। ये मत बोलना सर t और 4 - t² 2 वेरिएबल है, t है। यहाँ पे क्या है, एक थीटा, यहाँ पे क्या है 2।
अरे आया। जैसे मुझसे कोई बोले ट्राइंगल लो, अब कोई बच्चा का ट्राइंगल हो तो वो ऐसे ले लेगा, ट्राइंगल है x1 y1, ये सब सीखना छोटी छोटी चीजें बेटा, x2 y2 और x3 y3, लिखना नहीं कुछ भी बोर्ड से। और एक बच्चा समझदार होगा वो ट्राइंगल ऐसे ले लेगा, 0,0 a,0 और b,c। देख ये भी स्केलेन ट्राइंगल है, ये भी स्केलेन ट्राइंगल है। अब सब वेरिएबल है, ये लेंथ भी वेरिएबल है, ये लेंथ भी वेरिएबल है, ये लेंथ भी वेरिएबल है, ये एंगल वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल, यहां पे भी वेरिएबल। कितने अननोन है? 6। कितने अननोन है? 3। काम खत्म। काम तो ये भी वही करेगा जो ऊपर वाला कर रहा है, समझ में? ये होता है पैरामीट्रिक का एप्लीकेशन, इसे हम बोलते हैं पैरामीट्रिक। चीजों को क्या करना, वेरिएबल्स को क्या करना, कम करना। तो जब हम वेरिएबल्स को कम करना चाहते हैं तो हम पैरामीट्रिक की तरफ मूव कर जाते हैं, इसलिए हमारे लिए कंफर्टेबल है कैलकुलेशन करना। यहाँ 6 वेरिएबल को सॉल्व करो बैठ करके, यहाँ 3 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हाउ टू इंटरप्रेट दीज ऑल थिंग इनटू द लाइन। ठीक है, अच्छा लाइन में हमें क्या क्या गिवन होता है, किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या दे दो काम बन जाएगा, स्लोप और 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट। करेक्ट है, बेसिक तो यही हम लोग यूज कर रहे थे। जैसे एक स्लोप दे दो और 1 पॉइंट दे दो, लाइन लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तो लाइन की इक्वेशन लानी तो कहीं से भी 1 पॉइंट ढूंढ के दे दो, कहीं से भी स्लोप ढूंढ के दे दो, या फिर 2 पॉइंट ढूंढ के दे दो, मैं लाइन लिख दूंगा। मेरी बात आई समझ में? तो हमने बात करनी है शुरू की, हमें 2 चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है? पहली चीज पॉइंट और स्लोप। तो फर्स्ट चीज गिवन है स्लोप ऑफ लाइन, consider as m which can be represented as tan theta। चलेगा? थीटा समझ में आता है ना सबको? तो ये हमको गिवन है, मान लो हमको ये लाइन निकालनी है, ये लाइन निकालनी है, तो इसका ये पता है मुझे थीटा। और दूसरी चीज क्या गिवन होगी, एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, लाइन पे ही होगा वो पॉइंट, तो एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट ऑन लाइन, पॉइंट ए ऑन लाइन। लेट अस कंसीडर एज ये कोऑर्डिनेट x1, y1। दोनों चीजें समझ में आई कि नहीं है? फटाफट बोलो भाई, 2 मिनट बाद नोट करना इसको, थोड़ा भी मैं खुद से आपको बोल रहा हूं, रुक के नोट करना, क्योंकि पैरामेट्रिक की फील थोड़ी सी कम आती है और एक बार आ जाती है तो कभी जाती नहीं है, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना। क्या दोनों चीजें समझ में आई? एवरीबॉडी इज ओके? ठीक है, अब सोचो आप, अगर ये पॉइंट हमें पता था x1, y1 और हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगा करके आप लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल लेगा, हर बच्चा निकाल लेगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? पॉइंट पता, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन को पैरामेट्रिकली लिखना है। कैसे लिखना है? पैरामेट्रिक। तो देखो यहां से हमने क्या किया, याद होगा हम लोगों ने डेरिवेशन करते हो तो लोकस निकालते थे तो आर एज्यूम करा था, यहाँ पे भी एक आर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये आर इस ए से ऊपर भी हो सकता है, इस ए के नीचे भी हो सकता है, हो सकता है। ये आर जैसे जैसे इस स्लोप पे भागता रहेगा वैसे वैसे लाइन बनाता रहेगा, लोकस समझ में आता है ना? जैसे ये आर ऊपर जाएगा तो लाइन बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, नीचे आएगा बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने स्मॉल आर मान लिया। ये वेरिएबल है कि फिक्स है? पहला क्वेश्चन वेरिएबल है, पक्का? ये थीटा फिक्स है कि वेरिएबल है? फिक्स है कि वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल था? पक्का? इससे करस्पॉन्डिंग मैंने इसकी कोऑर्डिनेट माने h, के। कंफर्टेबल? सिमिलर ट्रायंगल लगे, सिमिलर ट्रायंगल कह रहा हूं, वो लगेगा, क्या बोलते हैं, यहां से परपेंडिकुलर यहां से परपेंडिकुलर, यार ये सब कर रखा है। ये एंगल कितना होगा? थीटा। क्या इस पूरे ट्रायंगल में रिश्तेदारी दे सकते हो मुझे? 2 रिश्तेदारी, आर एम और थीटा, और आर में रिलेशन बताओ। एम अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरीके से बोलो ए एम अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा। एवरीबॉडी इज ओके विद दैट? नाम बताओ, आर एम का नाम बोलो फटाफट। के माइनस वाई वन कैन बी रिटन एज आर साइन थीटा। ओके, यहाँ पे बोलो माइनस एक्स वन कैन बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। इज इट ओके? ओके, दोनों इक्वेशन को क्लब करके कंप्लीट एक्स माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा कैन बी रिटन एज आर।
ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन। थीटा फिक्स है कि वेरिएबल, आर फिक्स है कि वेरिएबल, फिक्स है कि वेरिएबल। यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, वेयर जो थीटा है वो क्या हो गया बच्चा, फिक्स, और जो आर है वो क्या है, वेरिएबल। नहीं चलाना। इसी को हम लोग कई बार ऐसे भी पढ़ते हैं वर्ड बनेगा उसके, पढ़ते हैं। तो यहां से x की वैल्यू बताओ, r और थीटा और x1 के टर्म्स में, प्लस आर कॉस थीटा चलेगा क्या? y की वैल्यू बताओ, y1 प्लस आर साइन थीटा चलेगा? ओके ये क्या मैं a से ऊपर जा रहा हूं तो ये r पॉजिटिव आ रहा है, अगर नीचे ले लेता, अगर मैं इसको यहां ले लू, सोचो तो देखिए फॉर्मूला बन जाएगा x1 y1 माइनस के, अभी क्या बना था k माइनस वन, अब क्या बन जाएगा y1 माइनस के। तो देखो ये उठ किधर आएगा, तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा। यानी कि अगर हम किसी फिक्स्ड पॉइंट से लाइन पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम प्लस आर रखेंगे यहाँ पे, आया। और अगर मैं इसी फिक्स पॉइंट से नीचे की तरफ जाऊंगा आर डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, माइनस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, करेक्ट है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्यों लिखते हैं हम लोग, तो लेट अस अज्यूम मैं इसको पैरामेट्रिक को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या बनते हैं कोऑर्डिनेट, बोलो x1 प्लस माइनस, ये समझ में प्लस माइनस क्यों आया, प्लस क्यों आ रहा है, अगर हमने कभी भी पॉइंट से ऊपर की तरफ भागेंगे लाइन में तो प्लस साइन के साथ बैठेगा, और अगर नीचे की साइड जाएंगे तो माइनस साइन के साथ बैठेगा, प्लस माइनस आर साइन थीटा, करेक्ट है। तो ये हमारे हो गए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इक्वेशन ये आ गई, क्या ये क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ किस चीज को रिपीट करूं वो तो बताओ, क्या रिपीट करूं, मतलब पूरा, क्यों क्या, तो जिस जगह नहीं समझा उस जगह बोलना चाहिए था। ये थोड़ी कि सर शुरू से चालू हो जाए फिर से, इतना टाइम नहीं है अपने पास प्रभु, एक ही साल की तैयारी है, ऐसा नहीं इस साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अगले साल कैलकुलस, फिर अगले साल अलजेब्रा, फिर एक साल रिवीजन करके तब पेपर देंगे। जिस जगह नहीं समझा उस जगह रोकना चाहिए बेटा, ये थोड़ी खत्म हो गया एक बार फिर से चालू हो जाओ। मैं इतनी मोहब्बत वाला टीचर नहीं हूँ, मेरे से इतनी उम्मीद मत करना मोहब्बत की कि मैं चीज जिस जगह फंसे तो उस जगह रोक देते सर, ये फिर से ये थोड़ी सर खत्म होने तो उनको फिर बताएंगे, उनको दोबारा पूछेंगे बता फटाफट कहाँ पे डाउट है। अरे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन लिख सकता था तुमसे पूछो लिखने के लिए, डायरेक्ट लिखना चाहो तो लिख सकता है। अब हमने क्या किया वो समझो, मैंने ए पॉइंट लिया, इस पे वेरिएबल पॉइंट डाल दिया, इससे आर डिस्टेंस ऊपर। अब ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में मैंने साइन थीटा कॉस थीटा निकाला, कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली तो k माइनस y1 अपॉन आर साइन थीटा हो गया, h माइनस x1 अपॉन आर कॉस थीटा हो गया। यहां से मैंने r को इक्वेट कर दिया, तो इक्वेशन आ गई x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन जहां पे थीटा फिक्स था और r वेरिएबल था, इसी को मैंने इंटरप्रेट कर दिया। तो या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों चीज लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। अब मैंने बोला कि कोई पॉइंट अगर पैरामेट्रिक लिखना है तो अगर ए से ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस साइन के साथ जाओ, और अगर ए से नीचे की तरफ आओगे तो माइनस साइन के साथ आओ, क्लियर? अच्छा अब सुनना इसी वे, एक सेकंड मैंने बोला था लिखना नहीं, इस डिब्बे को दोबारा देखो, सबने देख लिया, बताओ इसमें थीटा फिक्स था कि वेरिएबल? ठीक है, अब उस सबको भूल करके ऐसे आ जाओ कि तुम्हें एक पॉइंट दिया गया था और तुम्हें एक डायरेक्शन में बोला दौड़ो, मैं ऊपर भागता रहूंगा या नीचे भागता रहूंगा, तो क्या डायरेक्शन बदल रही है? जो लोकस आएगा वो क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या फिक्स था, क्या फिक्स था, पॉइंट फिक्स था, क्या वेरिएबल था, डिस्टेंस वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। इसी पे आ जाओ, पॉइंट फिक्स था, जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, थीटा को वेरिएबल कर दो, थीटा को वेरिएबल कर दो, तो थीटा वेरिएबल समझ में आ रहा हो? अभी थीटा ये है, फिर थोड़ा थीटा ये हो गया, फिर थीटा ये हो गया, देखो इसमें आर फिक्स चल रहा है, तो ये किस पे नाच रहा है, क्या आएगा
The same equation representing circle also. The same equation representing circle also. What is the change? Theta variable R fixed. Theta variable R fixed to circle, R variable theta fixed to straight line. आया? नोट करो. वाला पॉइंट मत लिखना, वो तो अपन सर्किल के टाइम पे बताएंगे दोबारा आपको, बस खाली इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया हो. अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहा हूं बहुत ही बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक. उससे थोड़ा सा बस फील लेंगे कि पैरामेट्रिक की फील आई है कि नहीं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे रैंडमली मैं क्वेश्चन एक फ्रेम कर रहा हूं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. Find the coordinate of a point at a distance of √2 unit from the point 1, 1 on the line y equals to x. आंसर नीचे बेटा, मैंने पहले बोला ये नहीं पूछा तुमसे कोई, इसको मत पूछो ना, अगले क्वेश्चन पूछना शुरू होना तब आंसर बताना. जो कंसेप्ट बोलना जा रहा है उसको समझना आपको. प्लैंक की इक्वेशन क्या दी उसने आपको, एवरीबॉडी कैन ड्रॉ दिस, y equals to x line is this one. ठीक है, कौन सा पॉइंट है 1,1, करेक्ट है क्या? 1,1 यहाँ बैठेगा, इससे कितने डिस्टेंस से पॉइंट चाहिए, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए ऑन द लाइन. तो इससे √2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ हो सकता था कि नहीं, ये बता दो. इससे एक √2 डिस्टेंस से पॉइंट नीचे हो सकता था. तो मान लो इसको मैंने A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया. ये समझ में आया नहीं है? फटाफट बोलो भाई. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो दिखा दे रहा हूँ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, एरो दिखा दे रहा हूँ. किसी से भी पूछो इससे मेंटली फिजिकली प्रिपेयर एवरीबॉडी. इफ समबडी हैविंग एनी डाउट जस्ट दे दियो इधर हैंड. फटाफट हाथ उठा दो जिसको भी डाउट है. इस फोटो को समझ में नहीं आया
ये बहुत ही चवन्नी टाइप का क्वेश्चन है, इससे हम फील लेंगे फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें लिखना आ जाएगा। अच्छा ऐसे लिखना है, ओके प्रोसीड, क्लियर? ओके चलो, इफ आई आस्क यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ध्यान से, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, किस पॉइंट से देखना शुरू करेंगे? कितने एंगल पे देखेंगे? कितने एंगल पे देखेंगे? जो उस लाइन का स्लोप होगा कितना है? 1 मतलब 45 डिग्री। क्या ये 45 डिग्री पे है? कितने डिस्टेंस पे देखना है? तो कहां, ऊपर की नीचे? तो जरा एक कोऑर्डिनेट बोलना शुरू करो। तो देख, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, x1 प्लस r cos थीटा, बोलो 1 प्लस √2 cos 45 आया। अगला बोलो 1 प्लस √2 sin 45, that will be after simplification will give you the answer 2,2. Everybody is okay? Similarly, if I'll ask you the coordinates of B, अरे वो तो ठीक है, आएगा कैसे वो बताओ? माइनस क्यों हुआ संज्ञाया? कॉमा 1 minus sin 45, that will be give you 0,0. क्या कंफर्टेबल एवरीबॉडी? सिमिलर क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा। क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। अ लाइन is drawn from the point P 2,3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis. X-axis mention with the positive x-axis है, ध्यान रखना। Find the coordinates of a point on it at a distance of 4 units from P. सही होना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बाकी तो नहीं करो कोई बात नहीं, मतलब मैं बता दूंगा, बट होना चाहिए। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। उसमें लाइन की इक्वेशन दी थी, उसमें मैंने लाइन की इक्वेशन नहीं दी है बस। यहाँ पे काटा जाएगा, इतनी देर में गुड। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कई लोग कॉपी में मैं देख रहा हूँ, जरा उसको ध्यान रखना आप लोग। अभी कर लो फिर बताता हूँ। लोग लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं सब ओरिजिन से पास करा रहे हैं, क्यों? थोड़ी मैंने मेंशन किया है, लाइन तो कुछ भी हो सकती है, बस 30 डिग्री की होनी है, खत्म। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है अपना कि एक पॉइंट था 2,3 से 30 डिग्री पे, करेक्ट है? ये 30 डिग्री हो, ये पॉइंट पी हो गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
अब इसी लाइन पे मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट क्यों आएंगे पक्का समझ में आ रहा है अब तक? तो कितने डिस्टेंस पे चाहिए? 4 ऊपर और 4 नीचे, तो एक ए चाहिए और एक बी चाहिए। ये है क्वेश्चन। क्या थीटा पता है? क्या पता है? कोऑर्डिनेट कॉमा 2 3 प्लस 4 साइन 30। बी के कोऑर्डिनेट बोलो। -4 30 डिग्री, 3 -4 साइन 30 डिग्री। सॉल्व कर लिया? कितने लोग का सही है? सबका होना चाहिए था। जिनका नहीं सही है वो ये सोचे भाई क्या कर रहे हैं, कौन सा अचार डाल रखा है मुंह के अंदर, ये फील नहीं आई। थ्री कॉमा 2 and B 7,4 are of an equilateral triangle. Find third vertex. बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, बहुत ही पॉपुलर। इसके क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, एक तो कोऑर्डिनेट निकालता है, तीसरा बोलता है प्रूव दैट द ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी इंटीजर्स। वो भी इससे प्रूफ होता है। ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन नॉट बी इंटीजर्स। देखो मेथड 1 पता है अपने को 3,2, बी पता है अपने को 7,4, सी हमसे पूछ रहा है, सी को हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा या एच कॉमा के, तो जी मान लो। ठीक है, मेथड 1 मैं कर नहीं रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ। मेथड 1 आप करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये आप लोग को पहले पढ़ा दिया गया होगा, बता दिया गया होगा, शायद नहीं बताया गया होगा तो आपको पता है। यहां से आकर डिस्टेंस निकाल लोगे, करेक्ट है, और फिर ये डिस्टेंस इक्वेट करोगे, अल्फा बीटा में 2 इक्वेशन 2 नॉन सॉल्व करना है आपको। हम कैसे करने जा रहे हैं? मेथड 1 समझ आ गया सबको? यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, कैलकुलेट, सिंपल से लिख लेना, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इसको करने जा रहे हैं पैरामेट्रिकली। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है मैंने क्वेश्चन का, कंसेप्ट में पकड़ने के लिए। आप बोलोगे सर मैं क्यों करूंगा, मैं तो इससे कर लूंगा। प्रोसीजर इसलिए किस लिए रहे, हम लोग क्यों अलग अलग चीजों से क्वेश्चन करते हैं, उसका रीजन ये होता है मैथड पता होना चाहिए कौन सा फास्ट निकलता है हमसे। तो ये जो ट्राइंगल बना है, इस ट्राइंगल को मैं दोबारा बना रहा हूं। ये ए है और ये बी है। एक बहुत ही कॉमन सेंस कहता है 2 ट्राइंगल बनेंगे, बेस पे इक्विलेटरल 2 ट्राइंगल बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इधर ओके, ये समझ में आ गया सबको 2 ट्राइंगल क्यों बनेंगे? पक्का? ओके, क्या दोनों ट्राइंगल जो भी बनेंगे वो दोनों ट्राइंगल अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करूंगा तो ये इसके परपेंडिकुलर होंगे? क्या ये इसका मिड पॉइंट होगा? अब सुनना जो मैं पूछने जा रहा हूं, अगर मैं तुम्हें गुलाबी वाली लाइन का स्लोप दे दूं, क्या बोला मैंने, और m के कोऑर्डिनेट दे दूं जो कि मुझे पता है, a कितना है 3,2, b कितना है 7,4। बच्चा पार्टी ध्यान से सुनना, तो क्या m के कोऑर्डिनेट आ गए? अगर तुम्हारे पास ये डिस्टेंस बच्चा आ जाए और इस लाइन का स्लोप आ जाए, जो बोला समझो, इस लाइन का क्या मिल जाए? स्लोप, और क्या मिल जाए? ये डिस्टेंस। तो क्या तुम इससे इतने डिस्टेंस ऊपर इतने एंगल पे इसे कोऑर्डिनेट लिख के दे दोगे? इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस नीचे भी सेम होगा, इतने पॉइंट डिस्टेंस ये नीचे, क्या ये पॉइंट अगर आ जाएगा, ये इसका स्लोप पता है तो इससे नीचे इसके कोऑर्डिनेट लिख दोगे? सी और सी डैश के कोऑर्डिनेट आ गया, अगर थीटा और आर मिल जाए। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं बताओ? फिर बोलना जब तक मैं बोलूँ ना,
ये सब क्वेश्चन पकड़ने पड़ेंगे और एक बार में फील नहीं आएगी, इसलिए परेशान मत होना, घर पे जाके इसके हर एक क्वेश्चन को दोबारा जरूर सोचना और जरूर करना। यानी हमें क्या निकालना है, और क्या आर यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा? क्यों होगा? देख लो ट्रायंगल में यार और यार बराबर होगा। ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। और ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस, इसमें रिश्ता आएगा। यानी अगर मैं पहली कैलकुलेशन तुमसे पूछूंगा आर की, तो ध्यान देखना, आर अपॉन ए एम इज इक्वल टू 1060 होगा। अरे होगा ना? और ए एम की लेंथ हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके क्योंकि एम पता है हमें। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए एम। एम कितना हुआ? 5 - 3, 2 दूनी 4, 3 - 2 1 √5। सही है। और 1060 होता है कुछ कुछ √3, √15। भाई साहब क्लियर चल रहा है? एक बार ऑन नहीं, ठीक है एवरीबॉडी? ओके, जरा बेटा ध्यान से सुनना जो मैं पूछा। मुझे ये tan थीटा चाहिए। ये देख AB के परपेंडिकुलर है। जो tan थीटा है क्या -1 स्लोप ऑफ AB होगा? अरे ये तो देख लो, बाद में बच्चे क्या आंसर निकाल लेना। मैं अरे आंसर की टेंशन लो, कंसेप्ट पकड़ो। कंसेप्ट जरूरी होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। tan थीटा और स्लोप ऑफ AB क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं? tan थीटा को -1 m ऑफ AB लिख सकता हूं। फॉर्मूला पता है, दो लाइनें परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप को पढ़ा है, माइनस स्लोप ऑफ AB। स्लोप फॉर्मूला सबको पता होगा, स्लोप ऑफ AB। तो दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB बोलो 4 - 2 अपॉन 7 - 3। 4 - 2 2, 7 - 3 4, 4 2 2, 1/2 2 - 2 कितना आया? -2 आ गया। मेरे लाल पीले का दो, ये आ गया और ये आ गया। यही दो अननोन चाहिए थे हमें जो करता। सबसे पहले मुझे सी के कोऑर्डिनेट लिखो, वेरिएबल के टर्म्स में लिखो, वेरिएबल के टर्म्स में 5 प्लस r cos थीटा, कॉमा 3 प्लस r sin थीटा। एनी डाउट? क्या r पता है? क्या tan थीटा पता है? यहां से sin थीटा cos थीटा दो, यस नहीं दो। tan थीटा नहीं, अगर tan थीटा नेगेटिव तो sin थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव, क्या वैल्यू आएगी? 2/√5। करेक्ट है? tan थीटा नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, -1/√5। दोनों की वैल्यू को उठा के रख दो तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या गए? 5 प्लस r मतलब √15, cos थीटा मतलब -1/√5, कॉमा 3 प्लस √15 इंटू 2/√5। यहां से सी के कोऑर्डिनेट आ गए √15, 5 - √3, कॉमा 3 प्लस 4√3। क्या? हाँ स्लोप से चल जाएगा, एंगल निकालना पड़ेगा उसका, और वो करना तो वही पड़ेगा। आर डिस्टेंस तो फिर भी चाहिए, मैं कितना वो पीछे जाएगा कितना आगे जाएगा। सिमिलरली गलत है, 5 से 5 आएगा तो √3 आ गया, और 5 √3 सही 2√3 आएगा, 2√3 आएगा। ठीक है। सिमिलरली जरा सीधा बताओ, बिना पेन चलाए सोच के बताओ, बाकी तो कोई बात नहीं। यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया? यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया? तो सीधा से कोऑर्डिनेट बोलो नीचे वाले, 5 प्लस √3, कॉमा 3 माइनस 2√3। बोलो से इतने रायता फैलाने तो बेटा तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते। लगता है करना बड़े जब हम होंगे, अगर होंगे उस समय हमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी।
इससे साइन थीटा कॉस थीटा कैसे निकला? कोई बात नहीं बेटा, अगर tan थीटा नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, बस ये बता दे। फोर्थ। थीटा स्लोप है, स्लोप की रेंज कहां तक होती है? थीटा की रेंज 0 से पाई, यानी कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर होते हैं, तो हमारे लिए कौन सा काम का हुआ? सेकंड। सेकंड में साइन पॉजिटिव की नेगेटिव? कॉस, तो साइन पॉजिटिव आ गया, कॉस नेगेटिव आ गया। अच्छा ये कैसे आया वो बताऊं? वेरी गुड। राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चा, ये एंगल अगर थीटा होता है और ये अगर 2 था तो ये 2/1 है, ये √5 है। आप साइन थीटा कॉस थीटा लिख दे और प्लस माइनस लगा दे। क्या? मुकेश ना सुरेश। बेटा ऐसा मत करो, मुझे हार्ट अटैक पड़ जाएगा, 5-6 पड़ चुके हैं। हाँ डीबी मिल गई इसकी? अभी मिली है? ये कौन सी मोहब्बत है, पहला पढ़ने के पीछे खाली क्यों छोड़ा इन्होंने? प्रिंटिंग वाले मक्का। इतना नहीं खाली, घर पे जाकर ये करना ही पड़ेगा। टीप के कुछ ना होने वाला गणितवा में। हाँ क्वेश्चन है, डायरेक्शन line must be drawn to 1,2. बस बस बस, so that intersection point P, the line equals to 4 be at a distance of √6/3। कर सकते हैं क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दूंगा, इसको अच्छे से देखना, ठीक है? वो वाला आप लोग ट्राई करना घर पे, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही होमवर्क भी दूंगा। जल्दी होने का मतलब थोड़ी है, उससे पेपर में सारे ऑप्शन नहीं भर के चला ना, जल्दी हो गया, 10 मिनट बाहर आ गया, जल्दी सही करना है।
वो भी तो लॉजिक है। क्वेश्चन में एक लाइन ड्रॉ करनी 1,2 से so that it intersection point with the line x y equals to 4। देखो पैरामेट्रिकली में अगर आपको काम करना होगा किसी भी चैप्टर के अंदर तो आपका फिगर थोड़ा सुंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि आर ऊपर था या नीचे था, तभी तो हम प्लस माइनस के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझना। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्टार क्यों लगा रहा हूं, टफ नहीं है। स्टार सिर्फ कंसेप्ट और हाउ टू अप्रोच पैरामेट्रिकली थ्रू इन द क्वेश्चन उसकी प्रोसीडिंग सिखा रहा हूं यहाँ पे। तो आपके पास ये एक्स एक्सेस हो गई है, वाई एक्सेस हो गई है, और जो लाइन दे रखी थी एल, कंसीडर दिस लाइन एज L1, तो इसकी इक्वेशन देखो x + y = 4 ऐसे बनेगी। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद दैट? ये L1 आ गया, ये पॉइंट हो गया 4,0, ये हो गया 0,4। क्लियर? कौन सा पॉइंट दे रखा उसने आपको? आई कंसीडर दिस पॉइंट एज P, नहीं P तो अलग पॉइंट आएगा। तो मान लो कुछ पॉइंट A था, A की कोऑर्डिनेट बताओ 1,2, करेक्ट है? देखो 1 2 3 4 है ये, और 1 2 3 और 4 ये, तो बताओ 1 2 यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा? तो 1,2 यहां के बैठेगा, तो सोचो बता दो बस। मत चलाना भी जब तक मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पकड़ने पड़ेंगे। अब इसके बाद एक आईटी का सीधे कराऊंगा एडवांस का, बहुत प्यारा कंसेप्ट है वो, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, वो कभी भी किसी भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है वो। ए पॉइंट आ गया बेटा, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? लाइन बना लेगी, लाइन के बाद हमें 1,2 चाहिए, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, करेक्ट है? तो जो 1,2 कोऑर्डिनेट होगा डेफिनेटली इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये 4 है और हमें तो 1 तक ही जाना है, 2 तक जाना है यहाँ पे। एक्स एक्सेस में 1 डिस्टेंस चलना, वाई डिस्टेंस 2 डिस्टेंस चलना, तो ऑब्वियसली तो पॉइंट अंदर ही बैठेगा इस ट्रायंगल के। अभी हम लोग इस आर्टिकल को जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल हमारा यही है कि किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन कैसे आती है, किसी पॉइंट की किसी लाइन के रिस्पेक्ट में पोजीशन कैसे आती है, वो लाइन के नीचे होगा या लाइन के ऊपर होगा, आर्टिकल आ जाएगा। बट यहाँ तो बहुत बेसिक चल रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब उसने बोला इस पॉइंट से, ध्यान से सुनना, उसने बोला इस पॉइंट से लाइन बनानी है, करेक्ट है? जो इस लाइन को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे कर रही है? P पे। और उसका डिस्टेंस क्या है? किससे? मे बी a distance of √6/3। So then what direction a line must be drawn to the A so that its intersection point ठीक है। A से जो डिस्टेंस आएगा, तो मान लो मैंने जो लाइन है उस लाइन को ड्रॉ किया, पर्पल ड्रॉ कर देता हूं, ये लाइन थी, वो एज्यूम कर रहा हूं, सिर्फ एज्यूम है ये मेरा, ठीक है? ये लाइन है वो। तो इस लाइन का A से जहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आ रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे है? 6/3। फिर से रिपीट कर रहा हूं पूरे कंसेप्ट को, ध्यान से सुनना, उसके बाद करेंगे, क्योंकि प्रोसीडिंग आपको दिख जाएगी। एक लाइन दे रखी थी उसने L1, एक पॉइंट दे रखा उसने, पॉइंट कैसे है वो हमने चेक कर लिया। उसने बोला है अब इस पॉइंट से लाइनें खूब सारी पास करेंगे, उनमें से वो लाइन बताओ जो इसको जहां पे इंटरसेक्ट करे कितने डिस्टेंस पे करे? √6/3 पे करे। आया? एक लाइन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वाली लाइन के लिए क्या पॉइंट दिख रहा है? क्या मिल जाए आंसर आ जाएगा? स्लोप, यानी ये थीटा चाहिए हमें। आया नहीं आया? हाँ या ना? चलो, तो हमें पर्पल वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। मान लो मैं इस लाइन को L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, L से, तो लाइन की इक्वेशन बोलो कैसे लिखोगे? y - y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x - x1। यानी किसको रिप्रेजेंट? मुझे जरा P के कोऑर्डिनेट लिखो पैरामेट्रिकली, P के कोऑर्डिनेट लिखो पैरामेट्रिकली। हाँ बोलो बोलो। 1 + 6/3 ये आया नहीं आया? ऊपर आया इसलिए प्लस लिया, अगर नीचे आ रहा होता तो माइनस लिख देता। क्या प्लस और माइनस का रूल आ गया? तो क्या पॉइंट की पोजीशन चाहिए होगी, क्यों नीचे ले रहे कि ऊपर ले रहे, वरना हम यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते थे। इस पूरे फॉर्मूले में कौन अननोन है? ये पॉइंट और कहां बैठा है? कंसेप्ट सीखना। कभी भी जब हम पैरामेट्रिकली से काम करते हैं तो पैरामेट्रिक का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और वो कोऑर्डिनेट किसी ना किसी जगह बैठा होता है जो गिवन होता है। तो देखो ये पॉइंट बैठा हुआ है,
किस पे बैठा है? लाइज ऑन L1। तो P को सेटिस्फाई करो तो L1 पे रख करके बोलो 1 प्लस √6/3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 sin थीटा इक्वल्स टू, आया नहीं? आया नहीं? पक्का? अब ये क्वेश्चन हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। देखो कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करी गई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करी गई है। तो जब हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आई गेट द वैल्यू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/√2। इतना सिंप्लीफिकेशन तो कर लोगे एवरीबॉडी? ओके। किसी को कंफ्यूजन है तुरंत पूछे, सर ये कैसे लिख दिया आपने इतनी जल्दी? क्लियर? थीटा निकालना है, मतलब मुझे उम्मीद कम है इसलिए मैं पूछ रहा हूं पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करना आता है? दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो इसकी स्क्वायरिंग कर दो, एक तरीका तो इसमें √2 से डिवाइड कर दो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला फंडा शायद पढ़ा हो। a cos थीटा प्लस b sin थीटा को प्लग करने के लिए सिंगल एंगल बनाते हैं और क्या करते हैं? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आता है? मैं वही करने जा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दिया। तो sin थीटा इंटू 1/√2 प्लस cos थीटा इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू √3/2। इसको प्लग करके फॉर्मूला लगा दिया, sin ऑफ थीटा प्लस 45। sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लिखा है √3/2। अब बताइए sin थीटा की वैल्यू √3/2 कितनी बार कहां? क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि मैं बोलूंगा तो थीटा प्लस π/4 क्या क्या हो सकता था? 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो यहां से थीटा जब 60 डिग्री था तो 15 डिग्री आ गया। थीटा जब 120, थीटा प्लस π/4 जब 120 डिग्री था तो थीटा कितना आ गया? 105 नहीं 75। जरा सोचो ये दो आंसर क्यों है। आओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चलिए ज्योमेट्री भी सोचनी पड़ती है। देख ध्यान से, इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा कभी गलती से मैन्सुरेशन की, वो कंस्ट्रक्शन किया है मैथ्स में, कंस्ट्रक्शन एक चीज सिखा रहा, एक लाइन थी, ठीक है, और एक पॉइंट था, और यहां से कंपास होता था ना, एक बोया जाता था। तो देख √6/3 का कंपास लिया आर्क ली, और देख काटोगे, देखो ऐसे कटेगा। तो ये देख ऐसे बनेगा। तो देख एक √6/3 ये भी गया होगा और एक √6/3 ये भी गया होगा। नहीं आया? अगर ये जा रहा है तो देख √6/3 ये भी जा रहा होगा। तो एक लाइन ऐसे भी आ रही होगी। तो ये लाइन कितने एंगल पे थी? 15 डिग्री पे, और ये लाइन कितने एंगल पे थी? 75 डिग्री पे। वो दो आंसर लिखे हैं तुम्हारे। थीटा 15 डिग्री है तो tan थीटा कितना होगा? 15 डिग्री की वैल्यू याद है किसी को? -√3, और tan थीटा 75 है, 2 + √3। तो स्लोप आ चुका है, लाइन की इक्वेशन बताए, y-2 इज इक्वल्स टू 2 - √3 x - 1, ये पहला आंसर आया। और y-2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस, अब बोलो सर ये कहां से याद है? तो ये याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज। नहीं याद है तो प्लीज याद कर लीजिएगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी। नोट डाउन द कंप्लीट। हाँ बोलो। ट्रिग्नोमेट्री क्लबिंग नहीं आती है? अच्छा भाई, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लबिंग देख लीजिए। तो एक तो वो तरीका होता है कि हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एक होता है कि हम स्क्वायरिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फंडा ये होता है कि अगर अपने पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा है और इसको सिंगल एंगल बनाना है, तो हम इसके कोएफिशिएंट के स्क्वायर के सम से दोनों से डिवाइड कर देते हैं। करते हैं, ये पता है? नहीं पता तो फिर वेट करना, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाएगा। उसके लिए टाइम ना वेस्ट करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी पड़ जाती हैं। फिर दोनों को क्लब कर देंगे तो बन जाएगा sin ऑफ थीटा प्लस अल्फा, जहां पे tan अल्फा की वैल्यू होती है
where tan alpha should be equals to, that will be cos upon sin आएगा तो a by b। अगर नहीं आता तो फिर नोट कर लो एनटी के फॉर्मेट में, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ा दिया जाएगा वो। क्वेश्चन तो कम से कम 2 बार अच्छे से करना घर पे, कम से कम। कर सकते हैं, टाइम में वेस्ट करेगा। तभी वो होमवर्क में क्वेश्चन है लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ है येलो कलर से। वन बाई रूट टू है बेटा, रूट टू। बोलो 1 बाई रूट टू है बेटा। Find line passes 2, 3 and making 45 degree with x axis. Short में लिखो, find line passes 2, 3 and making angle 45 degree. छोटा सा कंक्लूजन बता दो, नोट भी करते रहो, बताते रहना। पूरे पैरामेट्रिक में किस किस चीज पे काम करना पड़ता है? थीटा, कोऑर्डिनेट मानो, पॉइंट पे लाइन पे सेटिस्फाई करा दो, कर्व पे सेटिस्फाई करा दो, मैनिपुलेट कर लो, खत्म बात। एग्जम्पशन करना अगर आ गया, कोऑर्डिनेट मानिए वो कहीं ना कहीं बैठा होगा, उस जगह पे उसको सेटिस्फाई करा दीजिए, आपका थीटा निकल आएगा। अगर आर वेरिएबल होगा तो आर निकल आएगा, और जो पूछा गया वो सारी कैलकुलेशन सॉल्व हो जाती है। राइटिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। और जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes 2, 3 and making angle 45 degree with the x-axis. Also find the length of intercept on it between the point 2, 3 and the line x plus y plus 1 equals to 0. पहले पार्ट में लाइन निकालना है, दूसरे पार्ट में आर निकालना है, पता है ना?
पहले पार्ट में लाइन की इक्वेशन निकालनी है इसमें, दूसरे पार्ट में आर निकालना है। हाँ बेटा ये होमवर्क में करके आइएगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। आईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन थ्रू, बात नहीं, लाइन थ्रू ए -5, -4 meets the line x plus 3y plus 2 is equals to 0, 2x plus y plus 4 equals to 0, and x minus y minus 5 is equals to 0 at B, C, D. If 15 by AB का स्क्वायर प्लस 10 by AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 by AD का स्क्वायर, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कह रहा बच्चा? x प्लस वाई प्लस 4 है। चीज तो क्वेश्चन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें इसमें क्या क्या सोचना पड़ता है क्वेश्चन करने से पहले। आपको पता है कि जो ए पॉइंट है वो -5, -4 है। तीन लाइनें दे रखी हैं, वो ए पॉइंट तीनों लाइनों में कहीं किसी के बीच में हो सकता है, किसी के ऊपर हो सकता है, किसी के नीचे हो सकता है, ठीक है। तो जैसे मान ले, मुझे नहीं पता ये लाइनें कैसे बननी है, मैंने रैंडम फोटो बनाई है L1, L2, L3। मान लें इन तीनों लाइनों का नाम दे रहा हूं L1, L2 और L3। तो ये L1 थी, मुझे नहीं पता लाइनें मेरी सही है गलत है, मैं तो रैंडम फोटो खींच रहा हूँ। सुनना, ऐसा क्यों कर रहा हूं, ये नहीं कि मुझे आता है मैंने पहले से कर रखा है ऐसे मैं ऐसा कर रहा हूँ। रीजन क्वेश्चन के अंदर छुपा रहता है हमेशा। जैसे कल अभी मैं एक पेपर सॉल्व कर रहा था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, एडवांस का पेपर था, 20 साल वालों का चल रहा था। उसमें एक क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक समझना उसका। वो क्वेश्चन ये था कि 1 + 1/x की पावर x इज इक्वल टू 1 + 1/2023 की पावर 2x + 1 था यहाँ, और 2023 ऐसे कुछ था, मुझे एग्जैक्ट डाटा याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, उसने बोला था इसको सॉल्व करो, x निकालो, ठीक है। तो बाइनोमियल सबको दिख रहा है, एन इंडेक्स का कंसेप्ट दिख रहा है, ठीक है, लॉग दिख रहा है, दोनों से नहीं हुआ था। सोल्यूशन में लिखा होगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई सोल्यूशन नहीं था, बस ये एक लाइन लिखी थी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ने पूछा था फाइंड मॉड x। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो पहले 30 सेकंड मैंने भी वही किया जो तुमने किया, जो बोला बाइनोमियल एन इंडेक्स लगाया, फिर लॉग लगाया, दोनों से आंसर नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा, जैसे मैंने दोबारा पढ़ा मैंने मॉड पढ़ा, जैसे मैंने मॉड पढ़ा मुझे इतना क्लिक कर गया कि x नेगेटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा तो मैंने इसकी पावर को नेगेटिव कर दिया, तो मैंने इसको ऐसे पढ़ लिया, x + 1/x की पावर x + 1 शुड बी इक्वल्स टू 2023 और 2024 की पावर -2023। माइनस लगा रहा हूं बावड़े, माइनस लगा रहा हूं, माइनस, ये भी माइनस लगा रहा हूं। एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है, और फिर मैंने क्या किया था, इसको कंपेयर कर दिया था और x आ गया था मेरा, खत्म। तो ये अब देखो इस क्वेश्चन की जान क्या थी, इस क्वेश्चन की जान थी ये, जब मैंने मॉड को पढ़ा तो मुझे क्लिक किया कि x क्या होना चाहिए था, नेगेटिव। अभी तो क्लिक करे, वरना क्यों पूछता हूँ मॉड क्यों लगा, अच्छा मान लो नेगेटिव नहीं आ रहा तो मॉड क्यों लगा, बावड़ा थोड़ी बैठा है मॉड लगा के तो क्वेश्चन पूछेगा। और उसने मॉड लगा इसका मतलब श्योर हो गया कि x क्या होगा, नेगेटिव। तो मैंने फिर थॉट नेगेटिव के कंपेयर लेना शुरू करा।
और हमारा आंसर आ गया। ठीक, सेम अप्रोच कमिंग टू दिस क्वेश्चन। सुनना क्या हुआ है, जरा ध्यान से देखो। 15 अपॉन AB का स्क्वायर लिखा है, यानी AB का क्या है, AC का क्या है, AD का क्या है, करेक्ट है। स्क्वायर जो है, ध्यान समझना, A पॉइंट कहीं भी होता उससे एक लाइन ऐसे जा रही होती। मान ले A पॉइंट यहां था, मैं अज्यूम कर रहा हूं खाली, तो जब ये लाइन है इसने L1 को कहां कट किया है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कहां पे कट किया है, B पे, L2 को, L3 को। अब देख ये ऊपर जा रहा, ये नीचे आ रहा, ये भी नीचे आ रहा, तो ये प्लस आ जाता, ये माइनस जाता, लेकिन स्क्वायर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर मैंने इस पॉइंट को यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, चाहे यहां ले लूं, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आया? लाइन की पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन की देखनी है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से पास करने वाली, और ये मान ले एक्स एक्सिस थी, तो अगर मेरा थीटा आ गया तो क्या लाइन की इक्वेशन आ गई? यानी पूरी क्वेश्चन में क्या नोन बचा है, थीटा। क्या बचा है, थीटा। ये पॉइंट समझ में आया? मैंने ऊपर नीचे क्यों नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा बैठा है वो किसमें बैठा हुआ है, स्क्वायर में बैठा हुआ है। अगर स्क्वायर ना बैठा होता, स्क्वायर की जगह मॉड लगा होता, तो भी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर ये स्क्वायर ना होता तो फिर हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए होती कि ऊपर है कि नीचे है लाइन से, वरना यहां प्लस माइनस का फर्क आ जाता। मॉड पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस आ लो चाहे माइनस आ लो, मॉड लगा पॉजिटिव भी देगा वो। आया? अब मेरे से फटाफट जवाब देते जाना। ए से मान लीजिए ये डिस्टेंस R1 था, करेक्ट है, ये डिस्टेंस R2 है और ये डिस्टेंस R3 है। जो मैं कर रहा हूं उसको सीखना, क्योंकि IIT का 10 नंबर का क्वेश्चन था सब्जेक्टिव, और ये हार्डली से हार्डली 3 मिनट में खत्म हुआ था। क्यों हुआ था वो सुनना, क्यों हुआ था वो सुनना, कैसे हुआ था वो तो देखो, दो क्यों हुआ वो भी सुनो। तुम मुझे B के कोऑर्डिनेट लिखवाओ, A से थीटा एंगल ऊपर, A से -5 प्लस R1 cos थीटा कॉमा -4 प्लस R1 sin थीटा। कोई डाउट? अब ये जो B पॉइंट है, क्या ये L1 पे बैठा है, तो B ऑन L1 है, क्या L1 को सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करो। -5 प्लस R1 cos थीटा -12, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 3 R1 sin थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? यहां से निकालोगे तो तुम्हारे पास आएगा R1 cos थीटा प्लस 3 R1 sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू 15। यहां से आएगा cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 15 बाई R1। ये आया नहीं है, जल्दी बोलो। क्या R1 A B के बराबर है? क्या R1 A B के बराबर है? जरा ये जो दिया गया था, क्या ये 15 बाई R1 ही तो लिखा है, देखो। मेरे में जो अभी कोई कुछ ना बोले, बस सिर्फ सुनता रहे, क्योंकि बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूं, और 90% से ज्यादा बच्चों को क्लिक ही नहीं करती पेपर में। वो वही करेंगे जो गधे पने के तरीके होते हैं। जो 10% को क्लिक करती वो फिर फर्क डालते हैं अपनी रैंक में, जिनको क्लिक करना शुरू कर जाता है मैथ्स में। 15 बाई R1 समझ में आ गया क्या था? क्या हमने 15 बाई R1 ही निकाला है? क्या निकाला है? प्लस 1 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 15 बाई R1। इक्वेशन 1 लिख दूं, चलेगा? चलेगा? जवाब देते हैं ना। जरा लाइन L1 की इक्वेशन पढ़ो, एक्स का कोएफिशिएंट, थीटा का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट, sin थीटा का कोएफिशिएंट, वैल्यू 15 बाई R1 जो चाहिए थी। सिमिलरली वर्ड लिख रहा हूं, अब मुझे चाहिए 10 बाई AC, वो आएगा L2 से। देख 10 बाई AC मतलब 10 बाई R2 किसके बराबर होगा? 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। देख मेरा इतना टाइम बचा। तीसरी वाली वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 6 बाई R3 किसके बराबर आएगी? cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3।
ये समझ में आया? जिसको नहीं है हाथ उठाओ। कैसे लिख दिया आपने? हमें तो समझ नहीं, हम तो पूरा करेंगे, रायता फैलाएंगे। अरे इसको देखा, इससे ये दोनों लिखा है सिमिलरली वर्ड डाल करके। क्यों? क्योंकि सिमेट्री चल रही है। एक में सिमेट्री होल्ड करी तो दूसरे में भी करेगी करेगी, तीसरे में करेगी करेगी, गारंटी करेगी। ये पेपर में स्ट्राइक नहीं करेगा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। इसके लिए क्वेश्चन को 10-10 सेकंड तक घूरना पड़ता है, देखना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। गिवन डाटा और जो कैलकुलेट कर उन दोनों डाटा के बीच में लिंक अप लाना पड़ता है। आइए इन तीनों को उठा करके यूज इन गिवन रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? 15/r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6/r3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते जाओ और ऐड करते जाओ जो लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो देखो लेफ्ट आ गया cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। अगला बोलो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। राइट साइड बोलो cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। यहां से tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। क्या लाइन एल की इक्वेशन आ जाएगी जो ए से पास करेगी? दैट विल बी y प्लस 4 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x प्लस 5। कुछ आया समझ में? कैलकुलेट योर ओन। थीटा बेटा -2/3 आएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है? कैलकुलेशन आप कर लेना। लग रहा था आज पूरा क्लास पैरामेट्रिक में ही जाएगी। भी तो बढ़ता है। इन क्वेश्चन को देख करके कोई भी घबराएगा नहीं। पहली चीज सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम पेपर में कैसे करेंगे? फिर आप लोगों से बोलना नहीं पता है तो उठा के देख लेना। मेंस के भी क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप के आते हैं वो लेंथी आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। पिछले 3 साल से लेंथी आ रहे हैं, 19, 20, 21। इस साल भी आपको दिख जाएगा भी लेंथी आएंगे। तो जो लेंथी वाले क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया था आईटी एडवांस का, सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप का क्वेश्चन उठा करके उन्होंने चिपका दिया मेंस में। और उसको करने में कितनी भी जल्दी कोई भी करेगा तो भी 7 से 8 मिनट लगेगा, कितनी भी जल्दी करेगा। खैर वो क्वेश्चन मेंस की फ्रेम में छोड़ने वाले होते हैं जो 10 क्वेश्चन होते हैं उसमें, बट ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते हैं। अब मान लो बाकी 5 में क्लिक ही नहीं कर रहे हो, जो क्लिक कर रहे हो सब लेंथी है, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं करके आओगे, छोड़ दोगे, करोगे तो वही ना। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, सिमेट्रिसिटी, कैसे सिमेट्रिसिटी मेंटेन हो रही है, इन सारी चीजों पे अच्छे से दिमाग चलाइए, वर्कआउट करिए। घर पे जाके हर एक क्वेश्चन को दोबारा जरूर करना। पैरामेट्रिक पे जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा होगा, जितनी आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, आपको हमेशा हमेशा एडवांटेज मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। हमेशा कोई भी टीचर आपको देखोगे उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है पैरामेट्रिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन को सॉल्व करना। टाइम हो गया, वरना मैं एक आर्टिकल सोचा था कवर कर लेता। नहीं, अग्रवाल जी आ ही जाएंगे शायद मंडे तक। मैथ्स में एक ही सब्जेक्ट चलेगा, मैथ्स में भी एक टॉपिक चलेगा। ऐसा वो एक टॉपिक नहीं, बहुत बड़ी चीज है जो आप पढ़ रहे हो ना। एक वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, तो भी आपका कम से कम 15 से 18% सिलेबस कवर करेगा पेपर। 15% के आसपास से 15 से 18% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, इसमें एसओटी का पार्ट भी बहुत सारी जगहों पे यूज कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलस में भी कई जगहों पे ज्योमेट्री वाला जो पार्ट आएगा, सर्किट, पैराबोला, लेफ्ट हाइपरबोला, हर जगह यूज होता है आपका। इसलिए इसको बिल्कुल लाइटली कोई ना ले।
फुल फ्लैश टाइम दें अच्छे से। किसी को अगर बेसिक्स में दिक्कत हो रही है तो एक पुस्तक आती है एसएल लोनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, करेक्ट है, गूगल पे सर्च मार लेना, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी पड़ी हुई, गूगल पे मिल जाएगी, और खरीदोगे तो 5-10 रुपए मिल जाएगी सेकेंड हैंड, 5-10 नहीं सॉरी 40-50 रुपए की, हाँ भाई इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, सेकेंड हैंड खरीद लेना। तो एसएल लोनी की किताब है, ठीक है। अगर किसी को जैसे बेसिक में किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिनको सेक्शन फॉर्मूला डाउट होता है, ट्रायंगल कैसे बन रहा है ये सब, तो वो इस बुक को ले ले और इसके जितने भी सॉल्ड एग्जाम्पल हैं वो सॉल्ड एग्जाम्पल करना स्टार्ट कर दें, करते रहे साथ साथ धीरे धीरे करके। बहुत हाई फाई, सर अभी हम सिंगेज कर लें, सर हम ब्लैक बुक कर लें, सर हम ये कर लें, सर हम व्हाइट बुक कर लें, सर हम पर्पल बुक कर लें, सर हम बिना बुक कर लें, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दिमाग ना चलाए। किसी भी अच्छी पुस्तक का प्रयोग तब तक आप ना करें जब तक आपका कम से कम 40% सिलेबस ना हो जाए। किसी भी अच्छी पुस्तक में जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों में और भी कई चैप्टर का समावेश होता है। क्या शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं यार। प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि आपको जो बेसिक वाला पार्ट है वो एसएल लोनी से कवर करे। एक किताब और आती है, बता दे रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। एक तो ये एसएल लोनी होगी बिल्कुल चवन्नी टाइप, ये हम लोग 11 के लिए बोलते हैं, 11 में जो बच्चे आते हैं 10th करके उनके लिए बोलते हैं। एक किताब आती है केसी सिन्हा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेसिफिक बुक से ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके अंदर भी सॉल्ड एग्जाम्पल है। ये किताब इससे ज्यादा अच्छी है। मैं इसी बात से दुखी रहता हूं, इसलिए मैं चुप रहता हूं कि मुझे पता है मैं उंगली बोलूंगा तुम पैर पकड़ के खड़े हो जाओगे, सर ये भी कर ले, सर वो भी। अरे भाई जो बता रहा हूं सुन तो ले। केसी सिन्हा जो पुस्तक आती है, पुस्तक भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत क्लासिक किताब है, बहुत ही क्लासिक किताब है। मतलब मैं जब पढ़ता था, मैं 2000 में, उस समय मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केसी सिन्हा से अच्छे से पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ी है। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी किताबें करी थी, बट केसी सिन्हा से उस समय जब मैं पढ़ा था तो केसी सिन्हा में आपको ना फॉर्मेट, अप्रोच ऑलमोस्ट वैसी मिलती है जैसी हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, ऑलमोस्ट वैसी अप्रोच मिलती है। तो ये एक अच्छी किताब है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। इसके सिर्फ सॉल्ड एग्जाम देखो आप लोग ना, कोई भी अगर टाइम है तो करो, अदरवाइज सॉल्ड एग्जाम्पल पे ज्यादा काम करना। जिनको बेसिक्स में डाउट है मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे पढ़ी मिल जाएंगी, गूगल में सर्च मारना, पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएगी, तो चवन्नी टाइप की फ्री में डाउनलोड कर लेना। और मान लो किसी को लगता है नहीं हम सर डाउनलोड करने में हम लोड हो जाते हैं तो खरीद लो, ठीक है, 40-50 रुपए की मिल जाएगी। उससे ज्यादा की सेकेंड हैंड बुक खरीदना मिल जाएगी। तो ये आपकी कोऑर्डिनेट का है। नेक्स्ट क्लास मतलब आपका फॉर्म्स ऑफ स्टेट लाइन कवर हो गया है। अभी मैं होमवर्क को नहीं दे रहा, आप लोग के पास ये आ गई है, ठीक है, डीबीपी। तो आप लोग डीबीपी कर लो, अभी शीट मत करना। नहीं भाई कैसी बकवास। डीबीपी नंबर 1+2, नंबर 3+4, 2 डीबीपी है, 20 क्वेश्चन टोटल होते हैं इसमें। कल तो आप लोग 5 तक सकते हो, 1 to 5 तक कर सकते हो। 1+2, 3+4 और 5, बेसिकली 3 डीबीपी जो इसमें प्रिंटेड फॉर्म में नंबरिंग 1+2 करके पड़ी हुई है। तो 3 डीबीपी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर अग्रवाल जी वैसे तो 99% आ जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा तो वहीं से कर दूंगा इसी के आगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन से, ठीक है। थैंक यू।